ओम युवा भारत हासी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। विषये स्वसप्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। मतिर्वचः कर्म सुखानुबन्धी सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः ज्ञानं तपः तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद में ऋषियों ने जिन विधाओं का वर्णन किया है उन सब विधाओं के विषय में हम चर्चा करते हुए जो स्वस्थ व्रत है यानी कि हम रोगी ही ना हो इसके लिए हमको क्या उपाय करना चाहिए इस विषय में हम चर्चा कर रहे थे। उसी संदर्भ में हमने बात की अपने दिनचर्या के विषय में, रात्रिचर्या के विषय में, और अब हम चर्चा करने वाले हैं ऋतुचर्या के संदर्भ में। ऋतुचर्या यानी कि जो विभिन्न ऋतुएं हैं यानी जो पूरा वर्ष है, साल भर को ऋतुओं के रूप में हमारे यहाँ 6 भागों में बांटा गया है। वैसे देखा जाए तो जो 6 ऋतुएं होती हैं वो इस भारतवर्ष की या जो हमारे जो ये साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनकी ये विशेषता है, जिसमें भारत है, नेपाल है या भूटान है या बांग्लादेश है, पाकिस्तान है या फिर हम श्रीलंका है, इन देशों की बात कर सकते हैं कि इन देशों में 6 ऋतुएं होती हैं। यदि हम विदेशों की बात करें तो वहाँ तो सिर्फ 3 ऋतुएं ही होती हैं। वहाँ सर्दी होती है, गर्मी होती है और वर्षा होती है, पर यहाँ पर 6 ऋतुएं होती हैं। ये भारतवर्ष की विशेषता है। तो यह भारत भूमि इसीलिए इसको महान माना जाता है। इसको ऋषियों की भूमि, देवों की भूमि इसलिए कहा जाता है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं, अब ये चर्चा की जो श्रृंखला है लगातार चलने वाली है ऋतुचर्या को लेकर के। विभिन्न ऋतुओं में हमें क्या आचरण करना चाहिए, क्या आहार लेना चाहिए, क्या विहार करनी चाहिए और क्या हमको सावधानियां रखनी चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि 6 ऋतुएं ही हर वर्ष आएंगी। उन ऋतुओं के हिसाब से यदि हम व्यवहार करेंगे हमको उससे पूरा लाभ होगा। हमारा स्वस्थ रहेगा शरीर, रहेगा निरोग शरीर, हम विविध तरह के रोगों को ठीक कर पाएंगे, विविध तरह के व्याधियों से बच पाएंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए हमारे शरीर पर खान पान के अलावा एक तो जो प्रभाव पड़ता है, जैसा हमने खाया है उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है। दूसरा प्रभाव पड़ता है जैसे हमारी दिनचर्या है, जैसे हम कैसे जागें, कैसे सोएं, वो हमने आपसे चर्चा की है। तो तीसरा प्रभाव पड़ता है ऋतुओं का, किस तरह का बाहर का वातावरण है, किस तरह का जल है, वायु है, सर्दी है, गर्मी है, उसके हिसाब से भी हमारे शरीर में दोष की वृद्धि होती है, दोष का क्षरण भी होता है। यानी हमारे शरीर पर खान पान के अलावा यदि कोई प्रभाव डालता है तो वो ऋतुओं के द्वारा या जलवायु के द्वारा प्रभाव पड़ता है।
और अलग अलग ऋतुओं में आप देखेंगे कोई ऋतु में कोई दोष बढ़ जाता है, कभी कोई ऋतु में कोई दोष शांत रहता है, दूसरी ऋतु में कोई दूसरा दोष बढ़ने लगता है, फिर दूसरे वाले ऋतु में फिर वो शांत होने लगता है। तो यानी कि इस तरह से हम बात करें तो स्वस्थ रहने के लिए आदमी के स्वास्थ्य के लिए इन ऋतुओं का बहुत ही गहरा संबंध है। इसीलिए आयुर्वेद के अंदर, ये आयुर्वेद शास्त्र ही एक ऐसा शास्त्र है, किसी पैथी में संभवतः प्रकृति को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, उस पर्यावरण से होने वाले शरीर के प्रभाव को लेकर के इतने बृहद और विशद चर्चा संभवतः कहीं ही की गई हो। तो ये आयुर्वेद के अंदर किया गया है। लोगों को, बहुत कम लोगों को पता है, पर ये आयुर्वेद के अनेक ग्रंथों में, अनेक शास्त्रों में, अनेक स्थानों में उल्लेख किया गया है। उसको हम एक जगह पर संग्रहित करके सरल और सुगम और ग्राह्य रूप में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए जरूर आप इसको ग्रहण करिए, इसके द्वारा आपको बहुत लाभ होगा। अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने लोगों में भी इसका प्रचार करेंगे तो इससे आप आयुर्वेद में जो ऋतुओं के हिसाब से जो होने वाले दोषों की जो बात की गई है, वृद्धि की बात की गई है, प्रकोप की बात की गई है, प्रकोप की ही नहीं, उनके शांति के लिए उपाय भी बताए गए हैं। तो इन उपायों से आप बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं। तो अलग अलग ऋतुओं के लिए अलग अलग प्रकार के खान पान, अलग अलग तरह के रहन सहन, और उसका रहन सहन मतलब जो आहार विहार है उसका उल्लेख किया है। और इतना ही नहीं, हमारे यहाँ क्योंकि देश का जो हिमालय श्रृंखला से लेकर समुद्र तक अलग अलग ऋतुओं में भी अलग अलग मौसम रहता है, अलग अलग यहाँ पर टेम्परेचर रहता है, अलग अलग स्थितियाँ रहती हैं, उसके लिए भी इस ऋतु के अनुसार, आहार विहार के अनुसार आप आहार अपनाने से बहुत तरह के रोगों से बच सकते हैं। इससे आपके स्वास्थ्य की रक्षा होती है। स्वास्थ्य की रक्षा होने से हम बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रयोजन सिर्फ बीमार होने पर दवाई बताना हमारा प्रयोजन नहीं है। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, यह हमारा प्रयोजन है, ये आयुर्वेद का प्रयोजन है, ऋषियों का प्रयोजन है। इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि आप रोगों से कैसे बच सकते हैं, रोग से बचने के क्या क्या उपाय हैं, रोग के कारण क्या क्या हैं। तो इसीलिए हम, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, भौगोलिक स्थिति के अनुसार मुख्य रूप से देखें तो दुनिया में 3 ही ऋतुएं होती हैं। मौसम गर्मी होती है, सर्दी होती है, वर्षा होती है। तो इसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन आते हैं, परंतु ये 3 मौसम में 6 ऋतुएं में बांटा गया है। भारतवर्ष में ही 6 ऋतुएं होती हैं। मौसम तो 3 हैं, ऋतुएं 6 हैं, या आप ये कह सकते हैं कि भारत में 6 मौसम होती है, 3 मौसम नहीं होते हैं। तो ये ऋतुएं में जैसे आप गिन लीजिए, जिनको याद है मैं मेरे साथ साथ बोलिए। पहला जो ऋतु का नाम है क्या है? वसंत ऋतु। वसंत ऋतु। दूसरा, वसंत के बाद में कौन सा आता है? ग्रीष्म ऋतु। वसंत हुआ, ग्रीष्म हुआ, ग्रीष्म के बाद तीसरा कौन सा आता है? वर्षा ऋतु। वर्षा के बाद में चौथी कौन सी ऋतु है? शरद ऋतु। शरद ऋतु के बाद कौन सा आता है? 5वां हेमंत ऋतु। 5वां हेमंत के बाद छठा कौन सा आता है? शिशिर ऋतु। फिर हम दोबारा इसको गणना करें, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, ये 6 ऋतुएं हुई। तो याद कर लीजिएगा, सबको याद होना जरूरी है। और इन ऋतुओं क्या होते हैं? ये 6 ऋतुएं, यानी कि हर ऋतु 2-2 महीने की होती है। 2-2 महीने के लिए हम बात करते हैं चैत्र और वैशाख। इसमें वसंत ऋतु, जेठ और आषाढ़ में ग्रीष्म ऋतु, श्रवण और भादव में वर्षा ऋतु, अश्विन और कार्तिक में शरद ऋतु, मंगसिर और पूष में हेमंत ऋतु, माघ और फागुन में शिशिर ऋतु। इन ऋतुओं के आधार पर ही सूर्य की गति होती है। सूर्य की गति 2 प्रकार की होती है, उसको हम कहते हैं उत्तरायण और दक्षिणायन। ये ध्यान रख लीजिएगा, सूर्य की 2 गति, उत्तरायण और दक्षिणायन। आप शब्द देखेंगे उत्तर, फिर आयन, अयन, और दक्षिण और अयन। सीधी सी बात है कि उत्तर अयन का अर्थ हुआ है कि जिसका सूर्य की जो गति है उत्तर दिशा की ओर ज्यादा होती है, यानी कि चैत से लेकर के भाद्रपद, यानी चैत महीने से लेकर के भाद्रपद तक ये जो समय है, यानी कि आप देखेंगे 12 महीने में जो सूर्य की गति होती है, गति के आधार पर
इसको दो भागों में बांटा गया है। वो दो प्रकार इस तरह से उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण शब्द आपने देखा होगा, उत्तर और अयन इन दो शब्दों से बना है कि सूर्य की जो गति है उत्तर की तरफ गतिमान होती है। तो ये यानी उत्तरायण जो है वो चैत्र से लेकर के भाद्रपद तक, यानी चैत के महीने से लेकर के भादव तक। तो चैत कब शुरू होता है? हमारे मकर संक्रांति से लेकर के और आपके लगभग 15 जुलाई तक, यानी 15 जनवरी से लेकर के 15 जुलाई तक यह उत्तरायण कहलाता है। आप देखिए पूरे 6 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, यानी हमारे ये 6 महीने हो गए। 15 से इधर 15, इधर के 15 कम हो गए, जुलाई के 15 हमने ले लिए, 6 महीने बनते हैं। इसी तरह से फिर हम जब दक्षिणायन की बात करते हैं तो वो भी वहां से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, यानी 15 जुलाई से 15 जनवरी तक यह हमारा दक्षिणायन कहलाता है। तो हम बात कर रहे थे उत्तरायण की, ये जो है चैत से लेकर के भदौ तक, ये काल जो है ना, इसको आदान काल भी कहते हैं। आयुर्वेद में हम इसको आदान काल कहते हैं, क्योंकि इस समय पर सूर्य जो है वो प्रचंड अपनी गर्मी से जलीय तत्वों का आदान करता है, यानी सूर्य ले लेता है, वो देता नहीं है, ले लेता है। आदान कौन लेता है? सूर्य लेता है। सूर्य की किरणें आपने देखा होगा जनवरी के बाद में, हालांकि फरवरी तक सर्दी रहती है, पर जनवरी के बाद में धीरे धीरे सूर्य बढ़ना शुरू हो जाता है। सूर्य की किरणें प्रखर होने लगती हैं, फिर हवाएं धीरे धीरे तीव्र होने लगती है, फिर गर्मी भी बढ़ने लगती है, फिर उससे रुक्षता भी बढ़ती है। एक तरह से पृथ्वी के जो जलीय अंश है सूख लेता है, यानी पूरी जो गर्मी है वह उत्तरायण में ही भयानक गर्मी पड़ती है। इसके अलावा इसका जो प्रभाव है वो मनुष्य जीवन पर भी, यानी मनुष्य के भी जो जलीय अंश है, जब धरती का जलीय अंश सूर्य सोख लेगा तो आदमी का भी सोख लेगा, तो वो मनुष्य को भी उसका जो प्रभाव है मनुष्य के शरीर पर पड़ता है, जड़ी बूटियों पर, वनौषधियों पर, सब पर पड़ता है। इससे क्या हो जाता है, शारीरिक थोड़ी कमी भी होने लगती है, व्यक्ति थोड़ी थकान, उस समय पर थोड़ा आलस्य, उस समय पर थोड़े से शरीर में प्रकोप इसका महसूस करने लगता है। तो इस यदि अवधि में हम देखें, षड ऋतु के अंदर के हिसाब से हम देखते हैं तो इसमें शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ऋतु, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म 3 ऋतुएं इसके अंतर्गत आती हैं। तो इन 3 ऋतुओं में सूर्य उत्तरायण होता है और इसको आदान काल कहते हैं। फिर दोबारा आप इस चीज को समझ सकते हैं, आदान काल कब होता है? जब सूर्य उत्तरायण होता है, और उस समय पर क्या होता है कि शरीर में और सारी वनस्पतियों में सूर्य के तेज की वजह से उस चीज को शरीर सोखने लगता है। ये जानना आपके लिए जरूरी है और हम सबको पता होना चाहिए। कम से कम ये 12 महीने हमारे जो संस्कृत वाले, हमारे विक्रम संवत वाले, मैं ये कहूँ कि भारतीय जो 12 महीनों का नाम है, 6 ऋतुओं का नाम है, ये उत्तरायण दक्षिणायन का नाम है। प्रत्येक व्यक्ति को, आप कितने भी अंग्रेज बन जाएं अच्छी बात है, परंतु अपनी संस्कृति को विसार करके, भुला करके नहीं, हमारे संस्कृति के बेसिक चीज़ों का नॉलेज सबको होना चाहिए। तो बात की जो उत्तरायण के बाद दूसरा होता है जिसको हम दक्षिणायन कहते हैं। दक्षिणायन शब्द दक्षिण और अयन इन 2 पदों से बना है। इसका अर्थ, दक्षिण का अर्थ हम, अयन का अर्थ जैसे हमने कहा कि जो गति है, इसमें से सूर्य की जो गति है, जो सूर्य की जो स्थिति है वो दक्षिण की तरफ चली जाती है, यानी कि सूर्य की किरणें धीरे धीरे फिर वो दक्षिण की तरफ होने से सूर्य किरणों का प्रभाव है धीरे धीरे कम पड़ने लगता है। यानी जुलाई के बाद में आप देखेंगे धीरे धीरे गर्मी कम होनी शुरू हो जाती है, और गर्मी कम हो जाती है उससे पहले पहले बारिश होनी शुरू हो चुकी होती है। बारिश होने से फिर क्या होता है कि जलीय तत्व का जो अंश है वह वातावरण में बढ़ने लग जाती है, यानी जलीय तत्व की वृद्धि होने लगती है। वृद्धि का अर्थ हम ये कह सकते हैं, ये दोनों बातें हैं कि हम ये कहें कि जल के तत्व बढ़ने लग जाते हैं, या फिर सूर्य जो है वह विसर्ग काल, यानी कि वो सूर्य की किरणें उस जलीय तत्व को वो नहीं करती हैं, अपनी तरफ खींचती नहीं है, अपनी तरफ से आदान वो नहीं करती हैं, उसको वो छोड़ देती हैं, इसलिए इसको विसर्ग काल कहते हैं। और ये थोड़ा सा वातावरण के अंदर थोड़ी सौम्यता आ जाती है, सूर्य चंद्र के द्वारा वातावरण के रस के अंदर जो है थोड़ा सा सब इन रसों का विसर्जन किया जाता है, इसीलिए हवाएं
आदान काल के अंदर जो शुष्क होती हैं वही विसर्ग काल के अंदर में आप देखते हैं कि वो सूक्ष्म और गर्म नहीं होती हैं। यानी आदान में सूर्य ले लेता है, विसर्जन में वो जो है हमारे विसर्ग काल के टाइम पर वह उस चीज को देता है। तो ये आदान काल यानी शुष्क, गर्म और रुक्ष आदान काल की तरह वातावरण में नहीं होता है। वातावरण में विसर्ग काल के अंदर में क्या होता है कि चंद्रमा सौम्य गुणों की प्रधानता वाले होता है, ताप कम हो जाता है, बादलों में वर्षा में ठंडक आ जाती है, सब जगह पर चंद्रमा की थोड़ी सी शीतलता रहती है। वातावरण में शीतलता के कारण से औषधियों में, खाद्य पदार्थों में, यूं मनुष्य में भी एक तरह से क्या हो जाता है कि थोड़ी सी स्निग्धता आ जाती है। इससे मनुष्यों के अंदर, प्राणियों के शरीर में शक्ति की वृद्धि होने लगती है। इसलिए आप समझिए कि आदान काल और विसर्ग काल में जो भेद है इसको भी आपको थोड़ा सा समझना होगा कि आदान काल में और विसर्ग में क्या भेद है। आदान काल उसको कहते हैं जब सूर्य उत्तरायण में हो, सूर्य उत्तरायण में हो, वायु उत्तरायण कब हो, 15 जनवरी से हमने जैसे बताया 15 जुलाई के बीच में वायु तीव्र होता है, रुक्ष होता है, जो स्नेहांश है वो शोषण और ह्रास होता है, स्वभाव थोड़ी उष्ण वाला होता है, आग्नेय होता है। ऋतु के अंदर जैसे हमने कहा कि शिशिर, वसंत, ग्रीष्म 3 ऋतुएं होती हैं जिसमें माघ, फागुन, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़। आषाढ़ तक यह यानी कि माघ से लेकर के फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़ ये नाम भी आप याद कर लीजिए। ये मध्य जनवरी से लेकर के आपके मध्य जुलाई तक की बात मैं कह रहा हूँ। उस समय हमारे शरीर में जो तिक्त रस है, कषाय है, कटु रस की इनकी वृद्धि होती है। विसर्ग काल जिसको हमने कहा वो दक्षिणायन को विसर्ग काल कहा गया। दक्षिणायन में क्या होता है, वायु रुक्ष नहीं होता है, यानी कि वो थोड़ी स्निग्ध हो जाता है, वायु के अंदर थोड़ी शीतलता हो जाती है, उसमें जो स्नेहांश है शरीर का वृद्धि और पोषण ज़्यादा होता है। इसलिए आप देखेंगे कि जो मोटापा है वो ज़्यादा विसर्ग काल में बढ़ने की ज़्यादा संभावना होती है आदान काल की अपेक्षा, क्योंकि आदान काल में गर्मी की वृद्धि होती है इसलिए थोड़ा सा कम बढ़ता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उस समय स्वभाव सौम्य होता है। ऋतुओं में आप देखेंगे वर्षा है, शरद है, हेमंत है, ये 3 ऋतुएं होती हैं। यदि महीने के हिसाब से देखें तो श्रावण है, भाद्रपद है और असोज है जिसको, और कार्तिक है, मंगशीर है, पूस है, यानी कि जुलाई से लेकर के मध्य जुलाई से लेकर के जनवरी तक होता है। इस समय पर अम्ल लवण रस की जो है वृद्धि होती है, मधुर रस की वृद्धि होती है, इसलिए मोटापा भी बढ़ने की संभावना रहती है। और दक्षिण भारत में जैसे वर्षा अधिक होती है तो वहाँ तो उसको भी एक दक्षिण भारत में वर्षा होने की वजह से वर्षा ऋतु को भी उन्होंने 2 भाग कर दिया है। यानी कि पहले भाग को प्रावृट बोलते हैं जो आषाढ़ और श्रावण है, दूसरे भाग को वर्षा ऋतु यानी कि भाद्रपद और अश्विन को भाद्रपद कहते हैं। जबकि उत्तर भारत में वर्षा कम होती है, ठंड थोड़ी अधिक पड़ती है। प्रावृट ऋतु ना मान करके शीतकाल की 2 ऋतुएं हेमंत और शिशिर मानी जाती है। तो इसको आपको समझना है, जानना है। और ये विसर्ग काल और आदन काल के प्रभावों के कारण से ही आदन काल के जो अंत में विसर्ग काल प्रारंभ होता है तो उसमें पर दुर्बलता रहती है, और दोनों कालों के बीच के समय में मनुष्य का बल भी मध्य प्रकार का होता है। यानी कि जब जिस ऋतु का मध्य होता है उस समय पर मध्य रहता है। विसर्ग काल के अंत में, आदन काल के प्रारंभ में शरीर में बल की अधिक प्राप्ति होती है। यानी कि जब विसर्ग काल कब हुआ, विसर्ग काल हुआ जब अंत हुआ, जब आपके नवंबर दिसंबर की बात है, उस समय पर शरीर में बल की प्राप्ति अधिक होती है। और इन समय पर सभी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद में इन ऋतुओं के अलग अलग आहार विहार का वर्णन किया है। और हम इन आहार विहार के विषय में हम चर्चा करेंगे। किस ऋतु में कौन सा आहार लेना चाहिए, कौन सी ऋतु में क्या खाना चाहिए, कब क्या नहीं खाना चाहिए। तो ये हमारे ऋषियों ने, देखिए कितना बड़ा विज्ञान है। जब आयुर्वेद की बात आती है, जब हम इन चीज़ों को हमको पता चलता है, या जब हम इन जानकारियों को पढ़ते होते हैं, तब लगता है कि वास्तव में आयुर्वेद संपूर्ण विज्ञान है। इसीलिए हमने कहा संपूर्ण स्वास्थ्य का विज्ञान आयुर्वेद, इसीलिए हम संपूर्ण स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। तो आपने आज के दिन में, आज के कड़े में जरूर हमारे 6 ऋतुएं, 2 काल, ऋतुओं के महीने और हमारे जो
हमारी परंपरा के 12 महीनों का नाम जरूर याद कर लिए होंगे। ये भी आपको जानना जरूरी है, आपके लिए ये भी काम की चीज़ें हैं, क्योंकि आगे हम इनके विषय में चर्चा करेंगे कि कौन से आहार, कौन सी ऋतु में कौन सा आहार लेना है, कौन सी ऋतु में क्या सावधानियां रखनी है, किस ऋतु में कैसे हमको व्यवहार करना है, जिससे कि हम आपको पूरे 12 महीने का जो आपके लिए आहार विहार है, 12 महीने के लिए जो हमको ध्यान रखना है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे और इस विषय में हम आपको बहुत सारी जानकारियां लेकर के आएंगे। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए, इस कार्यक्रम से जुड़े रहिए। यह आयुर्वेद का यह दर्शन है, यह आयुर्वेद का विज्ञान है। इस आयुर्वेद दर्शन कार्यक्रम के साथ में आप हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए विदा, और फिर अगली कड़ी में और इन षड जो ऋतुओं की जानकारी को लेकर के हम होंगे आपके बीच में। ओम नमस्ते। ऋषियों के ज्ञान से लेकर प्रकृति के वरदान तक, आयु के विज्ञान से लेकर आयुर्वेद के सिद्धांत तक, प्राचीन चिकित्सा पद्धति के हर पहलू का प्रासंगिक विवेचन। ऋषिकल श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा सरल भाषा में स्वरचित सृजन, हिंदी अंग्रेजी सहित विश्व के 70 से अधिक भाषाओं में लाखों की संख्या में प्रकाशित बेस्ट सेलर अद्वितीय ग्रंथ आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य।